स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर। ट्रम्प के 5 दिन खत्म हो गए और लोगों को उम्मीद थी कि वो पूरा 1 महीना देंगे अभी और, लेकिन उन्होंने केवल 10 दिन दिए हैं और एक 10 दिन का एक काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया है। जी। दूसरी तरफ ट्रम्प के जो पहले दूत थे, कुशनर और उनके साथ एक और, उनको मध्य पूर्व के नेताओं ने सबने उनको खारिज कर दिया। अब उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दूत के तौर पर इस्तेमाल करने की ठानी है। तो वो भी एक बड़ा दांव है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, मतलब जो है वो ट्रम्प के किसी दोस्त या किसी मंत्री की तरह नहीं है या किसी दूत की तरह नहीं है। जेडी वेंस अगर कहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए पहले कोई जमीन तैयार की गई होगी। उस जमीन के ऊपर उपराष्ट्रपति जाकर बातचीत शुरू करेंगे और वहां से कुछ निकाल के लाएंगे। जी। हाँ, जेडी वेंस की तैनाती इस तरफ संकेत करती है कि ट्रम्प की ज्यादा दिलचस्पी मामले को हल करने में है, और जो उधर फौजी तैनाती हो रही है, कमांडोज की, एयर इलीट एयरबॉर्न क्रॉप की, ये सब जो हो रही है, ये ज्यादा लगता है कि ये दबाव बनाने के लिए हो रही है। पहली नजर में ऐसा लगता है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा आचरण है और जो उनकी हथकंडेबाजी है, वो अतीत के किसी भी राजनयिक या किसी भी राष्ट्रपति जैसी नहीं है। तो इसकी वजह से पूरा मामला एक गुत्थी की शक्ल में हम लोगों के सामने आता है। जी। और यहीं पे इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत सरकार यहाँ पर कहाँ खड़ी हुई है, उसमें हमारा देश कहाँ खड़ा हुआ है, हमारे देश की प्रतिष्ठा कहाँ खड़ी हुई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी हुई है। शीतल जी। बड़ा विस्तारित विषय आपने कर दिया और बहुत जरूरी भी है इस समय, लेकिन युद्ध चल रहा है तो इसमें एक एक करके जी। पल पल उत्तेजना है इसमें। और हम्म। निश्चित तौर पर ट्रम्प का जो व्यक्तित्व जिस तरह से इस बार सामने आया है, हम्म। पिछली बार भी उसमें एक हद तक उच्छृंखलता थी और मतलब उस तरह की गंभीरता नहीं थी जैसा औसतन अमेरिकी राष्ट्रपतियों में रही है। क्योंकि उनके पूर्ववर्ती चाहे ओबामा साहब को ले लें, उनको बहुत ही आप कह सकते हैं एक अलग तरह का व्यक्तित्व था जो बहुत प्रभावशाली था। और बुश के मामले में, जूनियर बुश के मामले में ज़रूर आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो उनमें चीज़ नहीं दिखती थी जैसा औसतन दिखती रही है वहाँ। लेकिन फिर भी वो ट्रम्प और उनमें बहुत अंतर हम देख सकते हैं। हम चूँकि हमने दोनों के समय को देखा है। और लेकिन इस बार के ट्रम्प में तो मतलब बहुत ही उन्होंने दुनिया में अजब तरह से अमेरिका को पेश किया है। और इस समय एक और बात हुई है कि पश्चिम और खासकर अमेरिका दुनिया के विषय में जिस तरह की राय रखते हैं, जिसको वो पहले बहुत अच्छे शब्दों से, बहुत अच्छे वाक्यों से और बहुत अच्छे प्रोज से छुपा लेने में सक्षम हुआ करते थे, यूं कहा जाए। हालांकि जो उनकी आलोचना है, उस आलोचना में उनकी मीमांसा एक इंपीरियलिस्ट पावर के तौर पर ही होती थी और उनके मंसूबों के बारे में हमेशा जायज शक जाहिर किए जाते थे। उन्होंने इस युद्ध से पहले भी 72 बार 45 के बाद दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न तरह की सैनिक कार्रवाइयां या परोक्ष प्रत्यक्ष युद्ध किए हैं। बहुत सी जगहों पे लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में सत्ता बदल किए हैं, अपनी पसंद के लोगों को बैठाया है, अपने नापसंद करने वाले लोगों को मरवाया है या मारा है, या विद्रोह क्रिएट किए हैं, फसली क्रांतियां की हैं, रंगीन गैर रंगीन। तो इस तरह के असंख्य आरोप उन पर हैं जो बार बार समय की सीमा के बाद पुष्ट होते रहे हैं। और चूंकि वो एक लोकतांत्रिक देश है तो उसमें बहुत सारी चीजें बाद में उन्हीं के संस्थानों के जरिए प्रमाणित होते हुए हमारे सामने आती रहती हैं। तो इन बातों में कोई अतिशयोक्ति और झूठ भी नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब के जमाने में ये हुआ है कि अब इन बातों के लिए किसी भाषाई आवरण की, शाब्दिक या सांस्कारिक आवरण की जरूरत भी महसूस नहीं की जा रही है, बल्कि वो सीधे कह रहे हैं कि वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, वो एक उत्तम नस्ल है और उनको ये हक है। और उन्होंने ये हक जर्मनी में म्यूनिख में तो उनकी ओर से कहा ही गया कि उन्होंने 1945 के बाद
हुए समझौतों में और फैसलों में उस हक को बेवजह छोड़ दिया था। ये उनका इस समय का जो उनके आसपास के लोग जो दुनिया के बारे में सोचते हैं वो इस तरह से सोचते हैं, और इस सोचने में वो ये इसके आगे ये सोचते हैं कि दुनिया की हर चीज पर एक्चुअली उसको छीन लेने, उसको अपने द्वारा नियंत्रित करने, खुद दरोगा अपने को नियुक्त कर लेने और सामने वाले को सजा देने का हक सब उन्हीं को है, और उसके लिए जो खुद ही उनके ही बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस और कानून कायदे हैं उनकी भी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो उन्होंने बहुत सारे संस्थान बनाए थे नाटो वाटो जैसे, इनकी भी कोई उनको उस तरह से जरूरत नहीं है अपने फैसलों में सहमति उनकी प्राप्त करने की। कुछ इस तरह की भावना के साथ इस समय अमेरिकी प्रशासन ट्रंप के नेतृत्व में दुनिया के सामने प्रस्तुत है। और अब ये जो इजराइल और इजराइल के चारों तरफ वाली एक परमानेंट समस्या है जो 1948 में इजराइल के गठन के साथ पैदा की गई थी, और तब से अब तक दुनिया में वो न सिर्फ बनी हुई है बल्कि वो लगातार एक बीमारी की तरह बढ़ रही है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं जो खुद अकेले इजराइल ने भी लड़े हैं, और इजराइल और अमेरिका ने, और इजराइल और पश्चिम ने मिल के अमेरिका के साथ भी लड़े हैं, और अभी एक नई लड़ाई के दौर में हम आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, और दुनिया उसकी वजह से असंख्य तरह की परेशानियों में फंस गई है, और भारत उसका एकदम ताजा और बड़ा शिकार है, इसलिए भी कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है, हम बिल्कुल उनके एकदम पड़ोसी हैं। हमने भी 47 में विभाजन की वजह से हमारा हिस्सा पाकिस्तान बन गया, वरना जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वो एक्चुअली हिंदुस्तानी बॉर्डर है, ब्रिटिश भारत में तो वही बॉर्डर था, तो वो हमारे सीमावर्ती देश हैं। ऐतिहासिक हमारा उनका एक सांस्कृतिक और अन्य तरह का रिश्ता रहा है, और उसके बाद भी हमारा रिश्ता, बहुत सारी हमारी कड़वाहटें उस जमाने में थी जब वहाँ अमेरिका समर्थित एक पहलवी रजा का शासन था, लेकिन जब उनके जाने के बाद जो शासन आया उसमें भी बहुत सारे कुछ अंतर्विरोध बीच बीच में रहे। हम अलग अलग देश हैं तो रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमारे उनके रिश्ते बहुत ठीक ठाक थे, और आर्थिक मामलों के लिहाज से देखें तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा फायदेमंद थे, अगर भारत के पक्ष से ही देखें, सीधे सीधे उसे निखालित पक्ष से देखें। लेकिन 19 में ट्रंप साहब के ही कहने से उन रिश्तों को हमने बदल लिया, और हम ईरान को हमने छोड़ दिया था। हालांकि ईरान ने इसके बावजूद हमसे एक रिश्ता बनाए रखा, और एक पोर्ट चाबहार नाम का हमारे साथ उन्होंने विकसित करने का एक समझौता हमारे साथ कायम रखा। तो ये मुझे लगता है कि इस भूमिका के आधार पर हम आज की परिस्थितियों की बात आपके साथ कर सकते हैं। जी, ये निश्चित रूप से। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप साहब ने जो एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ युद्ध को खत्म करने के लिए एक बातचीत है, दो पहलू हैं इस पूरी परिस्थिति के। तो दोनों पहलू एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकते हैं पूरी तरीके से, और एक दूसरे के लिए पूरक भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है ये दोनों पहलू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी जो युद्ध की बिसात बिछाई जा रही है वो इसलिए ताकि दबाव पैदा हो और बातचीत को आगे बढ़ाने में उससे मदद हो, या ये मान के बिछाई जा रही है कि बातचीत की संभावना बहुत कम है इसलिए युद्ध की तैयारी करके रखी जाए? देखिए, हम युद्ध के समय की परिस्थिति के अनुसार इसकी बातचीत करते हैं। युद्ध जब शुरू नहीं हुआ था तो होर्मुज से जहाज आ जा रहे थे, तेल गैस सब आ जा रहा था, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है हाइड्रोकार्बन का और अन्य केमिकल्स वगैरह का, वो वहां से नॉर्मली हो रहा था। युद्ध शुरू करते समय जो एकदम घोषित तो नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से घोषित यही रहा कि रिजीम चेंज करने के लिए ये युद्ध किया जा रहा है। रिजीम चेंज करने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, और उन्होंने एकाएक उन पर हमला कर दिया ठीक उस समय जब वो बातचीत उस समय भी कर रहे थे, और उस समय ओमान, बहरीन, ये सब बहुत सारे देश उसमें शामिल थे, और वो बातचीत जैसी उस समय घोषणाएं आ रही थी मध्यस्थों की ओर से, लग रहा था पूरी तरह से बातचीत नतीजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर हमला कर दिया गया। अब इसके बहुत सारे तर्क हैं। कहते हैं कि इजराइल के दबाव में, नेतन्याहू के दबाव में, ट्रंप ने जो करीब 20 साल बाद कोई राष्ट्रपति मिले हैं इजराइल को, जिनको वो अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग कर ले रहे हैं युद्ध तक में, क्योंकि इसके पहले भी 12 दिन का एक युद्ध जून में हो चुका है, उसमें भी यही सब हुआ था। लेकिन ये उस समय कहा गया था कि ईरान का जो आणविक कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से
एक विशेष बम जो उनके हैं कथित तौर पर, उनके जरिए उन्होंने नेस्तनाबूद कर लिया है। तो इस युद्ध की जरूरत नहीं थी अगर वो बात सही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अभी उनके वो सब बचे हुए हैं, अभी वो जरूरत इनके लिए है और इसलिए ये युद्ध है। तो ये तो इनका घोषित लक्ष्य था और उस लक्ष्य को ऐसा लग रहा था कि हफ्ते भर में या 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे और वहाँ रिजीम चेंज हो जाएगी। उसके लिए एक और तर्क उनके पास था और ऐसे बहुत सारे व्याख्याकार थे जो ये सिद्ध करने पे लगे हुए थे कि जो जनवरी में वहाँ जन आंदोलन हुआ था, उसकी तासीर बहुत गहरी है और एक बार नेतृत्व का सफाया हुआ तो वहाँ की जनता विद्रोह करने उतर जाएगी और फिर एक नए नेतृत्व को वहाँ स्थापित करने में अमेरिका और इजराइल सफल हो जाएंगे। लेकिन आज जब हम 26वें 27वें दिन इस पर बात कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि जैसे युद्ध शुरू हुआ था, सिवाय इस बात के कि ईरानी लीडरशिप के बहुत सारे प्रमुख लोगों की हत्या हो चुकी है, बाकी स्थितियां लगभग वही जून में थी, 12 दिन की हुई थी, उसमें भी यही था कि हवाई युद्ध में अमेरिका और इजराइल सफल थे, लेकिन उसका प्रतिकार करने में मिसाइलों से इजराइल और अमेरिकी हितों पर हमला करने में ईरान सफल था। तो जो जून की स्थिति थी वो 12 दिन की, वो आज 26-27 दिन के बाद भी बिल्कुल वही है। और बल्कि एक उसमें विस्तार और हो गया है जो इनके विरुद्ध है, और वो ये है कि होर्मुज की खाड़ी पर ईरान ने कब्जा कर लिया है और सारी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल उससे बड़े गंभीर रूप से फैल गई है और भारत जो उसका मतलब करीबी देशों में सबसे बड़ी आबादी वाला भारत उसका एक बड़ा शिकार है इस परिस्थिति का। और ये जो उथल पथल हुई है, इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भारी भूचाल आ गया है। जो चेन होती है अर्थव्यवस्था की, एक के बाद एक से दूसरे उत्पाद, उनकी जरूरत, और चूंकि ऊर्जा एक ऐसी चीज है कि उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता, ऊर्जा तो बुनियाद है। तो चूंकि ये बुनियाद का मामला है, तो ये युद्ध में एक पड़ाव है जो उस आकलन के विरुद्ध है जो आकलन करके अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में उन्होंने शुरू किया था। और इसमें और दूसरी बात ये आ गई है कि ये चीज अब विस्तार पाएगी तो जो लाल सागर है उसमें भी जो जलडमरू मध्य है उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई हूती लोग कर सकते हैं, और तब दोनों तरफ से कम यूरोप में जो यहाँ खाड़ी का तेल और गैस वगैरह जाती है उसकी संभावना तो जीरो हो जाएगी, जो पहले ही बहुत कम हो गई है। और यूरोप निश्चित तौर पे पश्चिम के साथ है और वैसे ही करा रहा है, क्योंकि रूस भी उसको इस समय तेल वेल नहीं दे रहा है। रूस में भी युद्ध की वजह से 30 से 40% फैसिलिटीज जो है वो डिस्टर्ब हैं और वो पूरा उत्पादन नहीं कर पा रहा है। और जो अन्य स्रोत हैं अफ्रीका वगैरह के, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। इसका सारा लाभ अमेरिका को मिल रहा है जो अपनी पूरी क्षमता को बाजार में लाने में सफल है, और बड़ी कीमत, क्योंकि महंगाई बढ़ गई इसकी सबकी वजह से, भारी $100 से ऊपर क्रूड निकल चुका है, गैस वैस 60-60, 70-70% बढ़ गई है और उपलब्ध नहीं है। तो इस सबसे जो हाहाकार मचा है इसका लाभ अमेरिका को तो मिल रहा है, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था में एकदम बुरी तरह से इसकी कठिनाइयां आ गई हैं। भारत में, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं, 90 लाख, 1 करोड़ दोनों संख्याएं आती हैं, उनमें से बहुत सारे लोग वापस आ गए हैं, 3-4 लाख के आसपास ये फिगर है। बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं अगर युद्ध इसी हालत में रहा, जैसा लग रहा है अभी ये कुछ और दिन इसी हालत में रह सकता है। वहां भी काम धाम भी बंद हो गया है, तो वहां रेमिटेंस जो उनका आता है उस पर प्रभाव पड़ा है, वो वापस लौट के आ जा रहे हैं, इससे प्रभाव पड़ा है। हम वहां जो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारा खाने पीने की सामग्री, फल दूध दही किसानी के सामग्री, मीट वगैरह, उस पर असर पड़ा है। तो भारत का चौतरफा नुकसान हो रहा है। दूसरे, वहां से हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत था खाड़ी, तो हमारे एनर्जी के स्रोत पर इस युद्ध की वजह से सीधा प्रभाव पड़ा और विकल्प हमारे पास नहीं है। हमारे खाद बनाने के जो 32 कारखाने हैं उसमें 30 नेचुरल गैस से चलते हैं जो कतर से आती थी। हम आधी ही नेचुरल गैस हम बना पाते हैं, आधी हम इंपोर्ट करते हैं। तो एकाएक इसका विकल्प दुनिया में है ही नहीं। तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर से अमेरिका वगैरह से नोचेंगे भी तो एक तो बहुत उसकी कीमत बड़ी देंगे, और दूसरे वो हमारी आपूर्ति पूरी नहीं कर सकती, तो हमें इधर उधर कटौती करनी पड़ेगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान करेगा। दूसरा, हमारा जो भी अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट है उसकी स्थिति ये है कि रुपया जो अमेरिकन डॉलर के सामने अनवरत
पछड़ता चला जा रहा है और अब वो करीब 95 के आसपास पहुंच गया है। हम्म, ये ऐसे समय में हुआ है, इस युद्ध को छोड़ भी दें तो इसके पहले कुछ महीनों पहले जब ये युद्ध नहीं था या जून का भी मामला नहीं हुआ था, और जब डॉलर जो है दुनिया भर की करेंसीज के सामने, एशियन या यूरोपियन करेंसीज के सामने कमजोर पड़ रहा था एक्चुअली, तब भी वो रुपए के सामने मजबूत पड़ रहा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था के जो कथित सफलता के दावे हैं वो इन पैरामीटर्स पर झूठे साबित होते हैं। ये ठीक उस समय हो रहा है जब एक विशेषज्ञ स्तर की रिपोर्ट भी आई है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम शामिल है उस रिपोर्ट को तैयार करने में, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने तैयार की है, जो हमारे जीडीपी के प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों के तरीके पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाती है और कह रही है कि इसमें कम से कम 2 पॉइंट की सीधी सीधी गड़बड़ी है। यानी अगर हम 7 बताते हैं तो हम 5 पे हैं, हम 6.5 बताते हैं तो हम 4.5 पे हैं, हम 5.5 बताते हैं तो हम 3.5 पे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर है। तो ये कई चीजें मिलजुल के भारत को कुछ हमारी पिछली कमजोरियों की कठिनाइयों और कुछ उस युद्ध जनित कठिनाइयों से एक विशेष परिस्थिति में डालती हैं जिसमें कठिनाइयों का अंबार है। तीसरे, भारत ने इस बीच जो विदेश नीति में गंभीर परिवर्तन किए हैं, ये भारत का रूप नहीं था। भारत तो एक गुटनिरपेक्ष देश था और उसकी दुनिया में बड़ी साख थी, लेकिन अब हम एक गुट में हैं। हम चाहे जितने उसके तर्क दें आज, लेकिन दुनिया इस बात को मानती जानती है और कार्नेगी फाउंडेशन समेत सबने ये लिख दिया है। अब खुद अमेरिका के तमाम अखबारों में सब जगह ओपेड में और लेखों में ये सब उल्लेख हुआ है, और हमारे यहाँ भारत में भी द हिंदू में, मिंट में, ब्लूमबर्ग में और अन्य जगहों पर लिखने वाले विशेषज्ञों ने इस बात को साफ लिख दिया है। और जो देश को कवर करने वाले गंभीर पत्रकार हैं उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि भारत अब गुट निरपेक्ष जैसी भूमिका में नहीं है और न वो निर्लिप्त भूमिका में है। वो बाकायदा अमेरिका के साथ जाने की कोशिश करता हुआ मिलता है और इजराइल के बिल्कुल साथ साथ है। तो हम एक पक्ष हो गए हैं। इससे हमारी विश्वसनीयता को बहुत असर पड़ा है। और अब जब हम हमारे टेलीविजन चैनल इस बात से डिस्टर्ब है और हमारी पॉलिटिक्स भी कि पाकिस्तान का इस युद्ध में एक रोल हम नजर आ रहा है मध्यस्थता का, लेकिन भारत का कोई रोल नहीं है। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व के बीच में किए गए ये जो परिवर्तनकारी विदेश नीति के फैसले हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक काल्पनिक परिदृश्य पेश करूंगा, एक ऐसी कल्पना जो कि संभव भी है और घटित भी हो सकती है। जी। हम सब चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन हो सकती है। जी। ये है कि मान लीजिए जो बातचीत की कोशिश हो रही है वो कोशिश नाकाम हो जाए। जी। दोनों तरफ से ऐसी रस्साकशी हो कि वो कोशिश नाकाम हो जाए। जी। अभी तो ज्यादा संभावना इसी बात की लग रही है। जी। इसकी गुंजाइश कम है कि बातचीत हो जाएगी। जी। दूसरी तरफ जैसे ही कोशिश नाकाम होती है, अमेरिका अपने फौजियों को उतारकर खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। जी। और उसकी एयरबोर्न डिवीजन जो है वो अब ईरानी जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है 60% तक, उसको ढूंढ ढूंढ कर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनकी ये योजना हो सकती है। और ये दोनों काम अगर अमेरिका ने कर लिए या कम से कम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो उसके जरिए वो ईरान पर दबाव डाल सकते हैं कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य का नियंत्रण में अमेरिका से साझा करने के लिए तैयार हो जाए, या तो पूरी तरह छोड़ दे या अमेरिका से साझा करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, ये जब कोशिश करेगा अमेरिका तो उसके लिए तैयार हो गए हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड और जो ईरान की जो नियमित सेनाएं हैं वो उन्होंने पूरे खर्ग आइलैंड के ऊपर सुरंगें बिछा दी हैं। उनकी जो फैंटम यूनिट है वो भी तैयार हो गई है उनका मुकाबला करने के लिए। और वो लोग बड़ी बेचैनी और शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी या इजरायली आए, थल सैनिक आए उनके, और उनके साथ पारंपरिक युद्ध में वो उलझें, तब उन्हें वो मजा चखाएं। क्योंकि अभी तक तो सारा मिसाइलों से ही और हवाई जहाजों से ही हो रहा है, सारा काम ड्रोन से हो रहा है, मिसाइलों और हवाई जहाजों से हो रहा है। जो पारंपरिक लड़ाई तो जमीनी लड़ाई तो हुई नहीं अभी तक। तो जमीनी लड़ाई की, और ईरान के पास बड़ी ताकत है जमीनी लड़ाई की, वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुई। तो उस सूरत में मैंने आज मेजर जनरल शिवास से बात की और कई लोगों से बात की, उनका कहना बहुत मुश्किल है कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। अगर वार्ता में कामयाबी नहीं मिली और उधर बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति में भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली तो क्या सीन बनेगा? देखिए, पहले तो
इस तरह की कोशिश हो सकती है, हम्म, और इस कोशिश में नाकामयाबी होने के जो चांसेस आपको लोगों ने बताए हैं, वैसे ही मेरी भी धारणा उन्हीं सब लोगों के कहने सुनने से और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जो टिप्पणियां आ रही उससे बन रही। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक आध हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए उनके सैनिक कहीं उतर जाएं और एक आध हफ्ते, 10 दिन उस तरह से वो लड़ाई चले, हम्म, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं झेल पाएंगे। और ईरान बड़ी कैजुअलिटीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अमेरिका बड़ी कैजुअलिटीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम्म, अगर ईरान के 2000 सैनिक मर जाएंगे तो ईरान बर्दाश्त कर लेगा, हम्म, लेकिन अगर अमेरिका के 20, 50, 100, 200 सैनिक मारे गए कोई बड़े हमलों में और इधर उधर के मुकाबलों में, तो अमेरिका में हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा और इससे दुनिया में हाहाकार बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, शेयर मार्केट में इसकी गूंज सब जगह होगी। रही बात होर्मुज की, युद्ध की स्थिति में बीमा कंपनियों की हिम्मत ही नहीं होगी कि इस व्यवसाय की ओर वो आंख भी देखें, हम्म, बल्कि उसकी वजह से शेयर बाजार में हाहाकार एकदम टूटन होगी बड़े पैमाने पर। तो आर्थिक असफलता बहुत बड़े पैमाने पर नजर आएगी और सैनिक सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है। मारकाट हो सकती है और मारकाट चल सकती है कुछ हफ्तों तक, जैसे लेबनान में चल रही है। लेबनान में इजरायली सैनिक गए हैं तो 4-5 मारे भी गए हैं, उनके बहुत सारे यंत्र तंत्र टूटे हैं। ठीक है, वो ज्यादा घुस गए चूंकि उनके पास एयर पावर है, लेकिन लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सरसब्ज कर लिया और मैदान खाली है, जबकि वो कोई रेगुलर सेना नहीं है। वो एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन वो हथियारबंद है और लड़ रहे हैं। तो ईरानी सेना निश्चित तौर पर उनसे बेहतर परफॉर्म करेगी, ये तो माना ही जाता है। तो उस सूरत में यस, ईरानियन कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी, लेकिन वो लड़ाई लड़ते हुए वहां मिलेंगे, और उस सूरत में अमेरिकन कैजुअलिटीज जो है इस युद्ध में, यदि ये इस तरह की कोई चीज होती है, जहां तक यूरेनियम का सवाल है, यूरेनियम खर्ग में नहीं है, यूरेनियम अन्यत्र है। वहां के लिए स्पेशल उनको वो मतलब ईरान के बीच में है, वहां तो उन्होंने उस तरह के प्लान कर रखे होंगे, हम समझ सकते हैं, लेकिन एकदम हम एग्जैक्ट वहां नहीं, प्राइवी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जरूर उन्होंने, उनको ये पता होगा कि इस तरह के कभी भी कोशिश अमेरिका की ओर से या इजराइल की ओर से हो सकती है, उसकी तैयारी उनकी होंगी। और वो हम लोग जब ये मामला होगा तो देखेंगे। कुल मिला के ये एक बहुत रिस्की एडवेंचर है, लेकिन ट्रम्प साहब कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और हम लोग उसको देखने के लिए मजबूर होंगे। अगर वो स्थिति आई कि फिर उसके बाद अमेरिका को उसी वहीं पहुंचा जहां आज है, कि कहीं नहीं पहुंचा और फिर बातचीत कर रहा है और फिर नई बात आ रही, नई शर्तें आ रही हैं, तो ये स्थिति होने की ज्यादा संभावना है। और होर्मुज तो बिल्कुल बुरी तरह और फंस जाएगा, क्योंकि ईरान फिर नो होल्ड बार वाली लड़ाई में होगा, और वो दुबई पे, सऊदी अरब पे, बहरीन पे, वो सब जगह उसकी मिसाइलों के हमले और वो सब हो रहे होंगे। अभी जो एक खबर आई वॉशिंगटन पोस्ट में या किसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो आंकड़ा आया कि हमने 70% ईरानी मिसाइल फैसिलिटीज जो उसको ड्रॉप करने की हैं उनको नष्ट कर दिया। तो वो उसके बारे में वृतांत आया था कि वो किस तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने ज्यादातर जमीन के नीचे बंकरों में सब ये सब बना रखे हैं सिस्टम। तो उनके जो मुहाने होते हैं जहां से निकल के वाहन या इनके साधन ये फायर करते हैं, उस पर थोड़ी देर बाद जहाज से आके वो लोग बम गिरा जाते हैं, यानी इजरायली और अमेरिकी फौज। तो उनके मुहाने टूट जाते हैं, बहुत सी जगह नष्ट हो जाते हैं बहुत सा, लेकिन वो 48 घंटे में उसको रिपेयर कर लेते हैं। वो सिविल वर्क है उनके लिए कि एक चीज आपने डैमेज कर दी, गड्ढा हो गया, वो गेट खराब हो गया, वो उसको रिपेयर कर लेते हैं। 48 घंटे, 50 घंटे में रिपेयर कर लेते हैं, 4-5 दिन में सूख जाता है और फिर उपयोग के लिए आ जाता है। तो विद इन 4-5 दिन वो जो भी साइट्स आप सोच रहे हैं कि आपने नष्ट कर दी, आपके सैटेलाइट फोटो में आता है कि नष्ट हो गई, ये फोटो आप रख के अपना कंप्यूटर रूम में खुश हो रहे होते हैं और अपने रिकॉर्ड में आप डाल लेते हैं कि 70% नष्ट हो गई, 30% बची है। पता चलता है कि वो 30% नहीं, फिर से 70% तैयार है। जब तक आप नई 30% नष्ट कर रहे होते हैं, तब तक पिछली 30% ठीक हो चुकी होती है। इसलिए इस लड़ाई की जो तैयारी ईरान की है, ये दीर्घकालिक स्तर पर इस युद्ध को चलाए रखने की है। और उनके पास आबादी है बड़ी, जो इजराइल के पास नहीं है, और जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं कि उनकी सेना थक रही है पिछले 3 सालों से अनवरत, गजा में लड़ाई, हमास से लड़ाई,
फिर हिजबुल्लाह से लड़ाई, फिर सीरिया के ग्रुप से लड़ाई, फिर जमीन कब्जे को रखाना, फिर सेटलर्स को आना, लड़ाई, इस सब में वो बहुत मतलब उनकी आबादी बहुत नहीं है। 50 लाख लोग तो उनके ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट हैं, जो वहाँ रहते नहीं और रहते भी हैं, ऐसे किसी स्थिति में उड़ जाते हैं वहाँ से। तो 50 लाख की आबादी है, वर्किंग आबादी, उसमें से 1 डेढ़ लाख की फौज वो बना सकते हैं, बनाई हुई है उन्होंने। कुछ रिजर्व उनके पास 1 डेढ़ लाख है, तो 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख तक बात उन तक पहुँचती है। ईरान के पास 8-9 लाख है ये संख्या, और 10 लाख अभी वो अलग वो रिक्रूट करने के लिए नौजवानों को उन्होंने कहा है। तो उनकी आबादी ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक इराक से भी लड़े हैं 8-9 साल। तो वो इस लड़ाई को, उनकी पिटाई हो रही है, नो डाउट, उनके 2000, 2,500 लोग मरे हैं अब तक। अमेरिका के 13-14 लोग मरे हैं, इसराइल के 19-20 की खबर है, हो सकता है 25-30 हो, लेकिन वो ज्यादा कुर्बानी दे सकते हैं और ज्यादा देर तक दे सकते हैं, ये परिस्थिति, और वो कुर्बानी देने को तैयार है। तो ये तो, इसमें और कोई हल ही नहीं है कि आप बैठ के बात करें और बात आपको अपनी शर्तों पे आप नहीं मनवा पाएंगे अब इस युद्ध में। अब आपको जो भी आपको मिल रहा था वो आपने गंवा दिया है। अब आपको नई शर्तों पर ही ये फैसला करना होगा। वो कैसे होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा और कब होगा, ये हम लोगों को इसकी प्रतीक्षा करने के अलावा हमारी इसमें एक संभावना की किरण मुझे दिखाई पड़ती है, जो मैं आपके सामने, मैंने शुरू में भी इस बात को रखा था कि जब ट्रंप ने अपने दूतों की पहली खेप घोषित की तो उसको खारिज कर दिया गया जी। लेकिन अब दूसरी खेप में ऐसा समझा जाता है कि शायद उपराष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उपराष्ट्रपति की, जेडी वेंस की छवि यह है कि वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, हालांकि उन्होंने खुलकर विरोध, अपनी नाखुशी जताई है उन्होंने घुमा फिराकर, लेकिन ट्रंप ना इस्तीफा भी नहीं दिया और खुल के विरोध में भी नहीं, खुल के विरोध भी नहीं किया। तुलसी गब्बार्ड ने भी नाखुशी जताई थी लेकिन खुल के विरोध नहीं किया, जबकि कुछ लोगों ने खुल के विरोध किया और इस्तीफा भी दे गए, वो भी ट्रंप के पुराने प्रशंसक और साथी थे। तो अब उपराष्ट्रपति जब आएंगे तो इसका मतलब ये, उपराष्ट्रपति तब आएंगे जबकि कोई बातचीत के लिए कोई महत्वपूर्ण आधार तैयार हो चुका होगा, क्योंकि वो एक बड़ी शिखर वार्ता होगी जिसमें उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति होंगे तो उन्हीं के मुकाबले का अधिकारी ईरान की तरफ से आएगा। यहां तक कि जो मध्यस्थ देश होंगे, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो उनको भी उन्हीं के स्तर के अधिकारी आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये उपराष्ट्रपति हो, वहां से कोई सेक्रेटरी स्तर का आदमी आके बैठ जाए, ये नामुमकिन। तो एक तरह से देखा जाए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतियों के स्तर की बातचीत होगी, और ऐसी बातचीत जब होगी तो उसमें पहले से आधार भी होगा और उसके अंदर कुछ एक ऐसा फार्मूला निकलने की संभावना है जिस फार्मूले पर कमोबेश सब लोग थोड़ा बहुत नुकसान, थोड़ा बहुत फायदा, इन दोनों को मिलाकर सबके हिस्से में आए फायदा नुकसान, और वो चीज बन जाए, ये एक संभावना इसमें दिखाई पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब ये नए सिरे से प्रयास हो रहे हैं, ये जो टाइम बढ़ाया गया है, इसमें ये बात निहित होगी कि नई टीम आप लाए हैं, आपका पुराना जो मामला है वो कहीं सेटल नहीं हो रहा है। आपने 15 सूत्री दिया, उन्होंने अपना 7-8 सूत्री दे दिया, और दोनों एक दूसरे के एकदम विलोम हैं, जिसमें कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो अब आप चाहते हैं कि पुरानी टीम जब वो काम नहीं कर पा रही है और नई टीम से आप वो काम लेना चाहते हैं, तो आपको नए प्रस्ताव पे बात करनी पड़ेगी, नई सिचुएशंस पे बात करनी पड़ेगी। तो ये जो परिस्थिति है, ये बिल्कुल है सामने, और अब इसमें देखते हैं कि नए प्रस्ताव आए। अब इसमें 1-2 दिन, 3 दिन लगेगा। जो भी मध्यस्थ होंगे, अब उनकी मेहनत बहुत बढ़ गई है। 10 दिन में ये काम हो जाएगा अगर होना हुआ तो। हाँ, अगर नियत होने की है, नियत करने की होगी तो हो जाएगा, लेकिन अगर नियत वही होगी जो युद्ध शुरू करने से पहले थी, तब तो फिर अब देखते आखिरी हैं। सवाल, इस चर्चा का आखिरी सवाल भारत के बारे में। जी। देखिए, भारत में जो एक प्राइवेट ऑयल कंपनी है, तो नायरा, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए हैं तेल के। भारत सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, और तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान में कुछ कटौती करने के लिए अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पे 10 रुपए घटा दी है, 3 रुपए रह गई है। डीजल पे 10 रुपए थी, जीरो कर दी है। और जो बहुत सारा जो फ्यूल है, उस फ्यूल के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी है ताकि वो एक्सपोर्ट भी उसका कम हो, और हवाई जहाज़ों का जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसके ऊपर भी ड्यूटी
बढ़ा दी है एक्सपोर्ट की। तो ये स्थिति है। जी, इस जी, जी, स्थिति को आप किस रूप जी। में देखते हैं? ये जो रिलायंस वालों ने तेल के दाम बढ़ाए हैं, इसके पीछे क्या तिकड़म है? रिलायंस ने नायरा नायरा नाम नायरा की सॉरी कंपनी ने नायरा। बढ़ाए थे। हाँ, ₹5 उन्होंने पेट्रोल पर और ₹3 डीज़ल पर। इसके बाद वो 10 तारीख से मेंटेनेंस में 1 हुँ, महीने के लिए जा रहे हैं। यानी अब वो प्रोडक्शन हुँ, नहीं करेंगे। तो उनके पास करीब 7 से 8% की मार्केट है भारत हुँ, में, मार्केट शेयर। तो 8% की कमी आ जाएगी, हुँ, आप ये समझ लीजिए। दाम तो उन्होंने इसलिए बढ़ाए कि रुपए की वैल्यू डॉलर के हुँ, सामने कम हो गई। तो अब पेमेंट जो डॉलर में किया जा रहा है या जो डॉलर के बरक्स हुँ, कैलकुलेट हुँ, किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये तो हमारे 5 राज्यों के चुनाव न होते, जैसा हम पिछले कई कार्यक्रमों में मैं भी कह चुका हूँ, आपने भी कहा है, अन्य भी हुँ, सभी कह रहे हैं कि दाम इसलिए सिर्फ नहीं बढ़े हैं हुँ, कि चुनाव हैं। चुनाव न होते तो ये दाम जो एक प्राइवेट कंपनी ने बढ़ाए, उससे पहले सरकार ने जी, बढ़ा दिए होते और हुँ, ज़्यादा बढ़ा दिए होते, क्योंकि घाटा तो इस हुँ, समय ज़्यादा का है। तो ये तो आज नहीं तो कल हुँ, बढ़ाने ही पड़ेंगे। इसको कंपनसेट करने के लिए अभी एक्साइज़ पे पूरा हुँ, विथड्रॉल किया गया है। और खुद ही वो कह रहे हैं, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि कंपनियों को 20-30 रुपए पर लीटर का हुँ, नुकसान हो रहा है। हमने सरकार ने हुँ, भूमिका बना दी है, तो जब आप 20-30 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो दाम हुँ, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? तो दाम इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि आप हुँ, को चुनाव लड़ना है। तो ये तो साफ है, ये बिल्कुल, क्लियर हो गया बिल्कुल। पब्लिक के सामने। तो ये परिस्थिति अगर युद्ध हुँ, चलता रहा, तो इसको इस स्थिति में मेंटेन कर पाना इसका बहुत मतलब मुश्किल होगा। मई के पहले हफ्ते हाँ, में जब चुनाव के नतीजे आ चुके हाँ, होंगे, उसके बाद जी। ज़बरदस्त रूप से तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। अगर ये लड़ाई चलती रही और ये 10 दिन में हुँ, समझौता नहीं हुआ, तो आपको बीच में भी बढ़ाना पड़ जाएगा, चुनाव चलता रहे भले ही, इतना प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि इस समय जो स्पॉट ट्रेडिंग हो रही है, वो हमारी बास्केट 140-40 भी चली जा रही है, कई बार ऊपर जी, जी। निकल जा रही है। तो इसलिए वो कैलकुलेशंस और हमारा डॉलर टूट के रुपया टूट रहा है, 95 के आस पहुँच गया है। और जी, ये जी। परिस्थिति बनी रही तो वो भी बहुत नीचे गिरता चला जाएगा। जी, जी। तो इस इन दोनों सूरतों में बहुत ही मुश्किल से चुनाव तक सरकार अगर किसी तरह खींच पाई, हुँ, सब्सिडी-वब्सिडी दे के, तो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव के जिस समय एग्ज़िट पोल पर आपको बुलाया जा रहा होगा टीवी चैनलों में बात करने के लिए, हुँ, उसी समय ये घोषणा भी पीछे-पीछे आ रही होगी कि हुँ। इतने पैसे बढ़ा दिए गए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोगों ने इस युद्ध में धन्यवाद। थोड़ा-सा एक पूरा व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर एक बड़ी तस्वीर को लोगों के सामने पेश किया है, अपने दर्शकों के सामने। और अब दरअसल मौका आ गया है, जबकि इस युद्ध के सभी पक्षों के बारे में एक पुख्ता जानकारी रख के इसकी बाकायदा मैपिंग की जाए। क्योंकि इसकी इसकी नक्शा-नवीसी बहुत ज़रूरी है। क्यों बिना इसकी नक्शा-नवीसी सामने रखे हुए अगर हम अपने दर्शकों से बात करेंगे, तो हम पूरी तस्वीर नहीं पेश कर पाएँगे और आज हमने उसी का प्रयास किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है सर। बढ़िया।